brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अच्छा ये बात बताओ, आप गोलमा का नाम कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ खड़ा करो। और मैं निवेदन करूंगा, सूरज जी जरा खड़े हो जाए। ये सूरज जी तो देंगे ही, लौटने के बाद 3 दिन के बाद मेरी बातों पर विचार करेंगे। अच्छा, भाषणों में इन्होंने कह दिया मैं छोटे भाई हूँ, है भी मेरे साथ भी 10-20 आए कि सब जो मंत्री ये कह रहा है वो आपका कारण काम नहीं कर सकता, मतलब यही तो गड़बड़ है। तो श्रीमती सूरज बाई, अच्छा ये बात बताओ, आप गोलमा का नाम कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ खड़ा करो। और मैं निवेदन करूंगा, सूरज जी जरा खड़े हो जाए। ये सूरज जी ये मदन जी की धर्मपत्नी है। मदन जी इनको आगे नहीं आने देना चाहते। मैं आगे ले आया तभी तो गोपुत्र तक। भाइयों, मदन जी के क्षेत्र में यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। इनको 7 वर्ष हो गए। मेरा इनका रिश्ता बहुत कम लोगों को पता है। मैं बीकानेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और ये वहाँ बीकानेर कॉलेज के पास ही इंजीनियरिंग कॉलेज थी, उसमें पढ़ते थे। मैं पढ़ के निकल गया था तभी आए थे। हमारे वहाँ उस समय मैं मेडिकल कॉलेज के 4 छात्रावास हुआ करते थे। उसके मध्य में संघ की एक शाखा लगाया करता था और उस समय देश भर में मेडिकल कॉलेज की गुणात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से सबसे अच्छी शाखा थी। मैंने एमबीबीएस कर लिया तो उसको संघ के अधिकारियों ने माननीय मदन जी को संभाला दिया। तो यूं गहरा रिश्ता है। एक आपको ये भी पता नहीं होगा कि राम मंदिर का जब आंदोलन चला था तो मदन जी ने प्रतिज्ञा ली। ये तो पता है आपको कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद में बात करो बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर। भगवान राम की कृपा हुई, भगवान राम का विशाल भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया तो मदन जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके लिए मैं मदन जी के लोगों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। धन्यवाद, जिंदाबाद। और हम वहाँ ये कुछ ये भी और मैं भी कुछ ऐसा खटका झटका करते हैं जो पुलिस को हमें गिरफ्तार करना ही पड़ता है। तो राम मंदिर के आंदोलन में हम साथ जेल गए, साथ में संघ की शाखा पर रहे, साथ में वसुंधरा जी की सरकार में मंत्री रहे, साथ में भजनलाल जी की सरकार में मंत्री हैं। और ये जो मंत्रियों को बंगला आवंटित करते हैं उस कमेटी का चेयरमैन मैं हूं। तो मैंने भी वहां बड़ा सा बंगला ले लिया। तो मैंने कहा मदन जी बगल में आ जाए तो इनको भी बड़ा सा बंगला दे दिया। बुला के आगे से कह के मैं मदन जी मैं आपको एक दे रहा हूं, भाषा में अच्छा तो है ना, देख लो तुम वहां रहते हैं, लेकिन मेरे पास बंगला नहीं। बड़ा प्यार छोटे भाई का रहता है। और
इस समय में राजनीति में जो संस्कार हमने हमारे संगठन से लिए हैं, विचार परिवार से लिए हैं, संघ की विचारधारा जो रग रग में भरी हुई है, उनको उनका पालन ये करते हैं। इसके लिए मैं बहुत इनसे प्रसन्न हूं और आप सब तो प्रसन्न हो ही कि जो एक संस्कारवान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आपको मिला है। ऐसा कार्यकर्ता राजनीति में संस्कारवान बना रहे, बड़ा आज के जमाने में मुश्किल का काम है। अब मैं आया तो परसों इन्होंने फोन किया था, मैं पदयात्रा रख रहा हूं मेरे गांव में। पहले ये विधायक आपके द्वार कार्यक्रम रखते थे। जब मैं सांसद था तो मैंने भी चालू कर दिया सांसद आपके द्वार। तो जनता के घर जाते थे, समस्या सुनते थे, समाधान करते थे। अब इनका 3 दिन का कार्यक्रम है तो मैं भील वाला था कि आपको आना ही है। तो पहले तो मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन आप मदन जी जिद्दी हैं, इसको भी अच्छी तरह जानते हो, सब मेरे से ज्यादा जानते हो। तो फिर मैंने पूछा कहाँ आना है, कि जुलमी गांव में आना है। जुलमी है ना? तो मैं कल से ही सोच रहा हूं गांव जुलमी कैसे हो सकता है। और उस जुलमी गांव में हमारे मंत्री जी 3 दिन तक अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और पिछले कांग्रेस के राज में 50 साल तक जो यहां की जनता के साथ जुल्म हुआ है, उस जुल्म से मुक्ति दिलाने का काम इन्होंने 7 साल में किया होगा और आगे भी करेंगे। अब देखो, मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बहुत बन जाते हैं, लेकिन खोई हुई नदी को कोई नहीं निकाल सकता। बहुत वर्षों से सरस्वती नदी की खोज हो रही है। अपना जो थार क्षेत्र है, बीकानेर, मानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां सरस्वती नदी की खोज हो रही है। तो यहां आके पता लगा कि पाटली नदी में साक्षात भागीरथ बनके मदन जी ने पाटली नदी को प्रकट कर डाला। ये क्या होता है? जुनून। कोई चीज पता लगी तो उसमें घुस जाना और उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचने की आदत माननीय मदन जी की है। अब मैं बैठा बैठा इनके नाम का विश्लेषण कर रहा था। मदन, जिसमें मदनी हो, दिलावर जो दिलदार हो, जो दिल वाला हो। और तो ऐसे दिल वाले मदन जी हमारे मित्र हैं, तो उनके आदेश को, उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका। लेकिन मेरे को यहां मिला है कि मदन जी विकास के काम के साथ साथ सर्व समाज में, सर्व वर्ग में, अब मेरे को जवान भी दिखते हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं, ऐसा परिपूर्ण कार्यकर्ताओं का झुंड अगर है, मेरे को देखने को मिला है, तो यहां पाटली नदी के किनारे पर मिला है। विकास को पसंद करने वाले, मेरे पास भी छोटे मोटे काम इनके पड़ते हैं, ज्यादा नहीं पड़ते, मेरे ज्यादा पड़ते हैं। अब मैं कल चला तब
लोगों ने कहा साहब 600 प्रिंसिपल की लिस्ट निकल गई, अपना तो एक भी नाम नहीं आया। मन के मैं ठेठ जा रहा हूँ, 10-12 तो जुड़वा ही दूंगा। उसमें बहुत कंजूसी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो मेरे यहाँ आने का इतना प्रतिफल तो देंगे ही, लौटने के बाद 3 दिन के बाद मेरी बातों पर विचार करेंगे। अच्छा, भाषणों में इन्होंने कह दिया मैं छोटे भाई हूं, है भी मेरे साथ भी 10-20 आए कि साहब जो मंत्री ये कह रहा है वो आपका कारण काम नहीं कर सकता, मतलब यही तो गड़बड़ है। तो जो नीति है, जो सिद्धांत है, उसकी पालना मैं आज, हालांकि इसकी कोई रिलेवेंट नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार में जो कर्मचारी हैं, वर्ग है, उसके स्थानांतरण की स्पष्ट नीति बननी चाहिए। हमारे भारत सरकार में मैं 3 बार लोकसभा, 2 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूं, राज्यसभा का सदस्य रहा हूं। किसी को ट्रांसफर करना हो तो उसकी क्लियर कट नीति है, इतने साल में होगा। उसमें भी अगर एक जगह 7 आदमी आ गए तो उनमें प्रायोरिटी होगी और प्रायोरिटी के अनुसार वो लगता जाएगा। वहां सरकार के मंत्री ट्रांसफरों में समय खराब नहीं करते। हमारा सबसे ज्यादा समय सरकार का ट्रांसफरों में होता है। मैं मेरी मन की इच्छा जाहिर कर रहा हूं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं कहूंगा कि अगर शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्रालय है तो शिक्षा मंत्रालय, महासमुद्र, और ये महासमुद्र में मदन जी डुबकी तो लगा रहे हैं, लेकिन परेशानियां बहुत। नीति बने तो ये राज्य के हित में, जनता के हित में, शिक्षक संगठन के हित में, कर्मचारियों के हित में। मैं चाहूंगा अभी हम दोनों जब भी हमारी कैबिनेट होगी तो मंत्री, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि एक नीति स्पष्ट बननी चाहिए। अभी मेरे को पता नहीं था, इन्होंने तो बना भी ली, मैं कब बनाऊंगा ये चिंता बढ़ गई। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि नीति से पहले मेरे 10-20 ट्रांसफर कर देना। इन्होंने आपके यहां वंदे मातरम का हम सब कर रहे हैं। 150 साल पहले जिस वंदे मातरम को गाया गया, जिसके गा के देश को आजाद कराया, सूली पे चढ़ गए, लोग शहीद हो गए। उस वंदे मातरम को कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया, कांट छांट की। और आपने बिरसा मुंडा की प्रतिमा यहां लगा रखी है। जिस बिरसा मुंडा ने अंग्रेज राज के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया 25 साल की उम्र में, देश को आजाद कराने का बिगुल बजाकर देश में एक क्रांति ला दी थी। 25 साल के युवक ने उसको आज तक कांग्रेस ने याद नहीं किया। याद किया है तो मोदी जी की सरकार आने के बाद में सर्वोच्च इतने बड़े नेता को याद किया। कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने आगे नहीं आने दिया। वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने 543 रियासतें, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें थी, वो अलग अपना देश बनाना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने कठोर परिश्रम करके जहां आंख दिखाने की जरूरत पड़ी वहां आंख दिखाई, जहां प्यार दिखाने की जरूरत पड़ी वहां प्यार दिखाया। लेकिन 543 रियासतों को एक करके ये भारत देश बनाया, जहां आज अभी हम अपनी सांस ले रहे हैं। और सुनो भाई, अगर पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते न तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होता, न धारा 370 में जम्मू कश्मीर में लगी होती, पूरा अखंड भारत होता। ये जितने भी अधिकार 370 के दिए पंडित नेहरू ने दिए, पंडित नेहरू ने दिए, और वो तो जिद करके संकल्पित व्यक्ति के धनी थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो कबीलियों को घुसने नहीं दिया, मार के भगा दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पिछले प्रधानमंत्री नेहरू जी की देन है। वहां लोगों की सांस घुट रही है। वहां लोग कह रहे हैं हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होता, ना पाक में धारा 370 होती, अगर इस देश का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होता तो हमारा भारत देश अखंड भारत बन जाता। देखो हमारे मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे। उन्होंने धारा 370 का मुद्दा उठाया, नहीं सुनी गई, इस्तीफा देके निकल गए। और धारा 370 एक ही देश में 2 झंडे 2 संविधान। और ना मदन दिलावर ने डॉक्टर किरोड़िया वहां के जमीन खरीद के रह नहीं सकता। 2 देश बना डाले पंडित नेहरू ने। उसके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उस धारा 370 के सपने को पूरा करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। धारा 370 को हटाने का, और पहली बार मोदी जी के आने के बाद वहां आजादी आई है, वहां आतंकवाद खत्म हुआ है, वहां पंचायत के चुनाव हुए हैं। असली लोकतंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जम्मू और कश्मीर में आया है। हम ऐसी विचारधारा से पार्टी में आए, मदन जी, मैं और मंच पर हमारे जितने कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते। अभी मदन जी आज पदयात्रा निकाले, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, आवश्यकता क्या है? घर घर जाएंगे, राम राम करेंगे। इसलिए कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और कुर्सी हमारे लिए महत्व नहीं रखती। जनता का दुख दर्द क्या है, वही हमारी असली सत्ता है कि जनता को सुख देना, राम राज्य स्थापित करना। हम कुर्सी के लिए नहीं, हम देश के लिए बने हैं, देश की सेवा करेंगे तब तक तन में हमारे प्राण है। अंतिम सांस तक हमारा विचारधारा का एक ही संकल्प है कि हमारे लिए हमारा देश प्रथम है, सबसे पहले देश है, उसके बाद में जाति है, पार्टी है, लेकिन सबसे पहले देश है। मैं कल भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम में था, एक शहीद की मूर्ति का अनावरण के लिए करने के लिए गया था। 1962 में शहीद हुआ, और परसों मेरे को उनका अनावरण करने का मौका मिला। 1962, और पूछा तो पता लगा कि तार आया था, केवल तार। शहीद हो गया आपका बेटा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें देश में आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, जो देश की सीमा पर शहीद होता है, उस शहीद का मेला लगता है, और सारी जनता इकट्ठी होती है, और सलामी के साथ सम्मान करके उसका दाह संस्कार किया जाता है।